मेरे प्रिय विद्यार्थियों, दर्शकों, आज सबसे पहले मैं राजनीति विज्ञान में राजनीति को स्पष्ट करना चाहता हूं। आज मेरे अध्यापन का विषय राजनीति है। राजनीति विज्ञान जो एक प्राचीनतम सामाजिक विज्ञान है और यूनान में लगभग 400 ईसा पूर्व में इसका जन्म हुआ है, उस समय से लेकर वर्तमान तक इस विषय का लगभग 2500 वर्षों का इतिहास है और इस 2500 वर्षों के इतिहास में इसका केंद्रीय विषय राजनीति अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है और राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के बीच, राजनीति विज्ञान के अध्ययन अध्यापन करने वाले लोगों के बीच में यह विषय विवाद का विषय रहा है और इसके अर्थ को लेकर विद्वानों के बीच मतभेद की स्थिति रही है। यह अलग बात है कि आम लोगों के बीच में यह राजनीति बहुत आसान शब्द है। आम लोग इसको परिभाषित करते हैं, अपने मन मर्जी से इसके अर्थ बताते हैं, इसे संभावनाओं की खेल, अपने स्वार्थ की पूर्ति से जोड़ते हैं। लेकिन राजनीति विज्ञान के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए तो अभी भी यह राजनीति विज्ञान का केंद्रीय विषय, विवाद का और महत्वपूर्ण विषय बना हुआ है। आज हम लोग राजनीति के अर्थ को स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। मैं आपको बता दूं कि राजनीति के अर्थ को लेकर मतभेद है और इसके शाब्दिक अर्थ, यूनानी अर्थ, उदारवादी अर्थ, मार्क्सवादी अर्थ बताए जाते हैं। शाब्दिक रूप में राजनीति विज्ञान को हम लोग राजनीतिक गतिविधि राज्य और सरकार से जोड़कर परिभाषित करते हैं और सामान्य तौर पर जो विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों में पढ़ाने वाले लोग हैं वह शाब्दिक रूप में या राज्य और सरकार की गतिविधियों से जोड़कर ही इसे बताते हैं। सामान्य लोग राजनीति को धोखाधड़ी, बेईमानी, नाइंसाफी या किसी भी रूप में अपनी स्वार्थ की पूर्ति से जुड़ी हुई गतिविधि बताते हैं। यदि यूनान में देखें तो यूनान में हम अरस्तु और प्लेटो की बात करें, उन्होंने स्पष्ट रूप में राजनीति की कोई अलग परिभाषा तो नहीं दी, लेकिन उनके द्वारा राज्य और सरकार की गतिविधियों से राजनीति को जोड़ा गया। जो राज्य या सरकार कार्य करती है या उनकी जो गतिविधि है उसी से राजनीति को जोड़ा जाता है और परिभाषित किया जाता रहा है। इसलिए यह यूनानी अर्थ है। भले ही आम लोगों के द्वारा राजनीति को धोखा, बेईमानी, नाइंसाफी बताई जाए, यूनानी दृष्टिकोण में देखें, यूनानी संदर्भ में देखें तो राजनीति राज्य और सरकार से जुड़ी हुई गतिविधि का नाम है। यदि उदारवादियों की बात माने तो उदारवाद के अनुसार समाज में अलग अलग जाति, मनोवृत्ति, विचारधारा के लोग होते हैं। जब समाज में अलग अलग जाति, धर्म, मनोवृत्ति के लोग होंगे, समाज में उत्पादकता जो होंगी अगर वह कम होंगी लेकिन उसकी मांग ज्यादा होंगी तो ऐसी स्थिति में लोगों के बीच द्वंद्व होगा, संघर्ष होगा और राज्य के द्वारा इस द्वंद्व या संघर्ष को शांतिपूर्ण तरीके से जो समाधान कराया जाता है उसी समाधान राज्य द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से समाज में किसी भी कारण से जो विवाद हैं उन विवादों को समाधान कराने की जो पद्धति है उसे भी राजनीति कह दिया जाता है। यह राजनीति का उदारवादी अर्थ रहा। जबकि यदि मार्क्सवादी अर्थ की बात करें तो मार्क्सवादी संदर्भ में राजनीति को जो है अलग अलग रूप में लिया गया है। यदि हम मार्क्सवाद को अगर वैज्ञानिक समाजवाद के संदर्भ में यदि हम देखते हैं तो वहां कार्ल मार्क्स वगैरह के द्वारा राजनीति को बुर्जुआई व्यवस्था यानी पूंजीवादी व्यवस्था और राज्य की गतिविधियों से जोड़कर परिभाषित किया जाता है।
मार्क्सवाद के द्वारा यह बताया जाता है कि राज्य का जो दृष्टिकोण रहा है, राज्य का उद्देश्य रहा है, समाज में जो मुट्ठी भर अमीर लोग हैं उनके हित में हुआ है, और राज्य हमेशा समाज के मुट्ठी भर अमीर लोगों के हित में काम करती है। जो गरीब लोग हैं, सर्वहारा हैं, उन सर्वहारा का अहित करती है, उन दबाने का काम करती है। यह राज्य का जो षड्यंत्र है, अमीर के बुर्जुआ लोगों के पक्ष में तथा सर्वहारा या गरीब के विरोध में, इस राज्य की दोहरी नीति, इस राज्य की स्वार्थपूर्ण नीति, पक्षपातपूर्ण नीति को राजनीति कहते हैं। यह मार्क्सवादी दृष्टिकोण है। स्पष्ट है कि मैंने बताया कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत यह राजनीति जो केंद्रीय विषय है, लेकिन इसके अर्थ को लेकर मतभेद है। फिर हमने बताया कि सामान्य तौर पर राजनीति के 4 अर्थ बताए जाते हैं। सामान्य अर्थ, यूनानी अर्थ, उदारवादी अर्थ, मार्क्सवादी अर्थ। मैंने आपको बताया कि सामान्य रूप में राजनीति को धोखा, बेईमानी के रूप में लिया जाता है। आम लोग, चौक चौराहे पर, पान की दुकान पर, रोड पर चलने वाले लोग, या जिन्होंने राजनीति विज्ञान का अध्ययन नहीं किया है और दूसरे विषय के लोग हैं, उनके लिए तो राजनीति महज एक सामान्य सी घटना है, यह स्वार्थपूर्ण घटना है, और अपने स्वार्थ के लिए जब भी हम काम करते हैं तो वह राजनीति है। मैं कहता हूं कि नहीं, जो आम लोग राजनीति का अर्थ लगाते हैं वह सही अर्थ नहीं है। ठीक है कि राजनीति में स्वार्थ है, राजनीति के अंतर्गत व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए सचेत रहता है। कोई भी जो बौद्धिक आदमी है अपने स्वार्थ के लिए चिंतित होगा, लेकिन राजनीति यह नहीं है कि हम दूसरे का हित करके केवल अपनी स्वार्थ की पूर्ति कर लें। राजनीति तो संधि समझौता का भी नाम है, सहयोग का भी नाम है। आगे हम पढ़ेंगे, पहले हम आपको विषय तक शुरू करते हैं। मैंने जैसा कि पहले कहा कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राजनीति जो केंद्रीय विषय है लेकिन विवाद का विषय है, इसके अलग अलग अर्थ बताए जाते हैं। पहला अर्थ समान अर्थ है। समान अर्थ सही नहीं है, क्योंकि आम लोग जो हैं, जिन्होंने राजनीति विज्ञान का अध्ययन नहीं किया, भले मेडिकल साइंस में, इंजीनियरिंग में या दूसरे विषय में वह पारंगत हो, लेकिन मेरे विषय के अंतर्गत वे सामान्य लोग हैं और उनके लिए राजनीति धोखा, बेईमानी का पर्याय बना हुआ है, वह अर्थ सही नहीं है। मैं इस बात को मानता हूं कि राजनीति में धोखा हो सकता है, लेकिन धोखा ही, बेईमानी ही, नाइंसाफी ही राजनीति है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। दूसरा मैंने बताया यूनानी अर्थ। मैंने कहा कि यूनानी अर्थ शाब्दिक संदर्भ भी लेता है या राज्य और सरकार के कार्य से राजनीति को जोड़ता है। राज्य या सरकार की जो गतिविधियां हैं, उन गतिविधियों को राजनीति यूनानी दृष्टिकोण कहता है। मैं इस दृष्टिकोण को गलत नहीं कहता, लेकिन पूर्णतः सही भी नहीं मानता। ठीक है कि राजनीति राज्य और सरकार से संबंधित है, लेकिन केवल राज्य और सरकार की संबंधित गतिविधियों को ही राजनीति कहेंगे, इन्हीं नहीं कहेंगे। इससे परे भी, इससे आगे भी, इससे बेहतर भी, इससे व्यापक भी राजनीति है। तब मैंने राजनीति का जो है उदारवादी अर्थ बताया। उदारवाद पर अलग काम करेंगे, आपको बताएंगे। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में उदारवाद जो एक विचारधारा के रूप में जन्म लेता है, उस उदारवाद का स्वरूप, दृष्टिकोण, विश्लेषण का ढंग परिवर्तित होता रहा है। स्वाभाविक है कि राजनीति के संदर्भ में भी इसके दृष्टिकोण बदलेंगे, लेकिन एक सामान्य सी उदारवादी राजनीति का जो अर्थ है वह यह है कि समाज में अलग अलग जाति, धर्म, मनोवृत्ति के लोग हैं, और जब समाज में आवश्यकताएं हैं अधिक, उत्पादन है कम, जाति, धर्म या अन्य आधार पर लोगों के बीच में द्वंद्व होना, संघर्ष होना स्वाभाविक है। और स्टेट मशीनरी जो है, राज्य जो है, लोगों के बीच के संघर्ष को शांतिपूर्ण तरीके से समाधान करती है। Pacific settlement of disputes by a state in society is called politics according to liberal view। यानी समाज में राज्य के द्वारा जो लोगों के बीच जो द्वंद्व किसी कारण से है, उनका शांतिपूर्ण तरीके से समाधान कराना राजनीति है, उदारवादी अर्थ है।
मैंने कहा कि अर्थ कंपैरेटिव ठीक है, लेकिन अंतिम रूप में ठीक नहीं है, क्योंकि राज्य तमाम समस्याओं का शांतिपूर्ण समाधान नहीं कराता। अनेक ऐसी समाज में घटनाएं होती हैं जहां देखने को मिलता है कि राज्य के द्वारा समाज के धनी लोगों का पक्ष लिया जाता है और गरीब का विरोध किया जाता है। ऐसी स्थिति में यह कहना कि राज्य तमाम सामाजिक समस्याओं का या अन्य प्रकार की समस्याओं का केवल शांतिपूर्ण समाधान कराता है, यह उचित नहीं है। फिर मैं मार्क्सवादी सिद्धांत पर मैं बात कर रहा था। मार्क्सवाद का विस्तृत हम लोग अध्ययन करेंगे, बहुत बड़ा विज्ञान है, उस पर हम लोग काम करेंगे, देखेंगे। लेकिन मार्क्सवाद कहता है कि राज्य एक बुर्जुआई तंत्र है, बुर्जुआई व्यवस्था है, पूंजीवादी व्यवस्था है, अमीरों के हित में व्यवस्था है और हमेशा ही यह अमीरों के हित में काम करता है और गरीबों के विरोध में काम करता है। यह राज्य की दोगली नीति, यह राज्य का षड्यंत्र, अमीरों के पक्ष में और गरीबों के विरोध में, यही राजनीति है। स्पष्ट है कि मार्क्सवाद के द्वारा मैं कार्ल मार्क्स को प्रतिनिधि रूप में या वैज्ञानिक समाजवाद को प्रतिनिधि रूप में मानकर चलता हूं और उस संदर्भ में बताता हूं कि राजनीति अच्छी चीज नहीं, नकारात्मक है और राजनीति राज्य की गतिविधियों से जुड़ी हुई है। कैसी गतिविधि? स्वार्थपूर्ण गतिविधि। कैसी गतिविधि? अमीरों के हित में और गरीबों के विरोध में गतिविधि। हमने राजनीति के 4 अर्थ बताया। सामान्य अर्थ, राजनीति धोखा बेईमानी है। यूनानी अर्थ, राज्य और सरकार के कार्य है। उदारवादी अर्थ, समाज में संघर्ष के समाधान के राज्य के शांतिपूर्ण प्रयास है। और मार्क्सवादी अर्थ, राज्य का अमीरों के पक्ष तथा गरीबों के विरोध में किया गया कार्य है। मैंने राजनीति के 4 अर्थ बताया, कोई अर्थ अंतिम रूप में सही नहीं है। अब प्रश्न उठता है, आप कहेंगे कि सर आपने जो राजनीति का 4 अर्थ बताया कोई ठीक नहीं है। उदारवादी अर्थ की व्याख्या मैं अलग करूंगा, शैक्षणिक रूप में जब आगे काम करूंगा। मूल्यों के आधिकारिक आवंटन को डेविड स्टर्न के द्वारा राजनीति की संज्ञा दी जाती है। यदि वेयर्ड वगैरह की बात करें तो जो समाज में समस्याएं हैं, उन समस्याओं का निदान के जो काम किए जाते हैं वह है। तो अलग अलग विचारकों के द्वारा राजनीति के अलग अलग परिभाषा दिए जाते हैं। कोई संभावनाओं की खोज से राजनीति को जोड़ता है, तो कोई तमाम समस्याओं के निदान से राजनीति को जोड़ता है। तो जस्ट मैंने बताया कि डेविड स्टर्न मूल्यों के आधिकारिक आवंटन से राजनीति या राजनीति विज्ञान को जोड़ता है। यह सब उदारवाद के पक्ष हैं, उदारवाद की व्याख्या होंगी। लेकिन ब्रीफ में मैंने 4 अर्थ बताया, समान अर्थ, यूनानी अर्थ, उदारवादी अर्थ तथा मार्क्सवादी अर्थ। सब में थोड़ी थोड़ी सच्चाई है, लेकिन अंतिम रूप में कोई भी सही नहीं है। तब प्रश्न उठता है कि आखिर राजनीति का सटीक अर्थ क्या है। तो मैं अशोक कुमार समसामयिक विद्वानों के विचारों को ध्यान में रखते हुए और तमाम विचारधारा या सिद्धांत से निरपेक्ष होकर, अलग होकर अगर मैं कहूं तो मैं बताऊंगा राजनीति एक मानवीय, बौद्धिक, व्यापक, सार्वभौमिक, स्वार्थमूलक सहयोग या संघर्ष पर आधारित अंतःक्रिया है, जहां प्रत्येक पक्ष अपने अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हैं। ऐसी मानवीय गतिविधि, ऐसी स्वार्थपूर्ण गतिविधि, ऐसी द्विपक्षीय या बहुपक्षीय गतिविधि जहां सभी पक्ष अपने अपने स्वार्थ के लिए एक दूसरे से सहयोग या संघर्ष करते हैं, वैसे ही गतिविधि को राजनीति कहा जा सकता है। उदाहरण के तौर पर मैं काम कर रहा हूं और आप सामने हैं, आप 2-4 आदमी बैठे हुए हैं, अपने स्वार्थ के लिए बैठे हुए हैं। मैं अपने स्वार्थ के लिए काम करता हूं। स्वार्थ केवल नकारात्मक नहीं होता, बच्चों से माता पिता का भी स्वार्थ होता है, प्रतिष्ठा प्राप्त करना स्वार्थ होता है। मैं यह काम कर रहा हूं और मेरी वीडियो आप देखें, अधिक से अधिक मुझे आप जानें, मेरी कार्यों की आप सराहना करें, मेरी प्रतिष्ठा बढ़े, यह भी मेरा स्वार्थ है। इसलिए स्वार्थ को व्यापक परिप्रेक्ष्य में लेने की आवश्यकता है और कोई भी बौद्धिक आदमी स्वार्थ को ताक पर रखकर काम नहीं करता। अगर कोई कहता है कि नहीं मैं स्वार्थ नहीं रखता, मैं उससे दूर रहता हूं, स्पष्ट है वह सही नहीं कहता। कोई भी जो बौद्धिक होगा, आदमी होगा, वह स्वार्थ के ध्यान में रखेगा। हाँ, स्वार्थ सकारात्मक होंगी, सामाजिक संदर्भ में भी होंगी, प्रतिष्ठा मूलक भी होंगी, अर्थ मूलक भी हो सकती है।
तो जब भी हम अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हैं, जब हम अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए दूसरों से एक या दो पक्ष अनेक पक्षों से सहयोग संघर्ष करते हैं, तो उस मौलिक मानवीय स्वार्थ मूलक बौद्धिक सहयोग या संघर्ष वाली अंतःक्रिया या प्रवृत्ति को ही राजनीति कहा जा सकता है। मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूं कि फुटबॉल के मैदान में दो टीम है, टीम ए और टीम बी, और दोनों टीम जो है फुटबॉल में खेल हो रहे हैं और दोनों टीम जीतना चाहती है और एक दूसरे से सहयोग और संघर्ष करके वह जीत को हासिल करना चाहती है। वह जो खेल में दोनों टीम के द्वारा अपने अपने स्वार्थ यानी जीत के लिए जो इंटरैक्शन किया जाता है, उसे भी राजनीति की संज्ञा दी जा सकती है। राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत जो राजनीतिक दल हैं, राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत जो राजनीतिक दल हैं वह कार्य या प्रयास कर रहे हैं और राजनीतिक दलों के द्वारा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए जो एक दूसरे से सहयोग या संघर्ष किया जा रहा है, जो वार्तालाप किए जाते हैं, वह सब भी राजनीति है। राजनीति के स्वरूप बदलेंगे। हम दो आदमी के बीच में अपने अपने स्वार्थ के लिए जो संघर्ष सहयोग होता है, हम समस्याओं का निदान करते हैं, वह भी राजनीति है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व के देशों के द्वारा जब अपने अपने राष्ट्रीय हित की पूर्ति के लिए एक दूसरे के साथ सहयोग या संघर्ष किया जाता है, वह भी राजनीति है। जहां दो आदमी के बीच में जो गतिविधियां हो रही है उसे व्यक्तिगत राजनीति की संज्ञा देंगे, और दो या दो से अधिक देशों के बीच में अपने अपने राष्ट्रीय हित की पूर्ति के लिए जो इंटरैक्शन हो रहे हैं उसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की संज्ञा दे देंगे। उदाहरण के तौर पर भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हुए हैं, जो संधि हुए हैं, ताशकंद, शिमला, आगरा, जो संधि हुई वह भी समझिए कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है। और 1965 में, 71 में या फिर कारगिल में जो संघर्ष हुआ वह भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है। स्पष्टतः दो व्यक्ति, दो देश, दो व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्ति, दो से अधिक देश या विश्व के सभी देश, कई राजनीतिक दल, जब कई पक्ष जब अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए एक दूसरे के साथ संधि, समझौता, अंतःक्रिया करते हैं, तो उसी अंतःक्रिया को, उसी सहयोग मूलक, संघर्ष मूलक, स्वार्थ मूलक, द्विपक्षीय, बहुपक्षीय गतिविधि को, मानवीय, मौलिक, सर्वव्यापक गतिविधि को राजनीति कहा जा सकता है। इसलिए राजनीति तो हर मानव से संबंधित हो सकता है। जो व्यक्ति दिमाग से है, सबसे संबंधित है, वह पागल जो होगा वही राजनीति से दूर होगा। इसलिए जितने भी व्यक्ति हैं, जब हम स्वार्थ के लिए काम करते हैं, राजनीति में हम जीते हैं, राजनीति के लिए काम करते हैं। हाँ, राजनीति जो है संघर्ष और अंतःक्रिया का नाम है। इसलिए स्वयं में अभी यदि हम स्वार्थ के लिए अगर काम करते हैं तो उसे राजनीति की संज्ञा नहीं देंगे, लेकिन जब हम दूसरे से मिलकर कोई कार्य निष्पादित करते हैं, समस्या का समाधान करते हैं, विवादों का निपटारा करते हैं, स्वार्थ के लिए संघर्ष या सहयोग करते हैं, तो वह तमाम गतिविधि, मौलिक गतिविधि, बौद्धिक गतिविधि, मानवीय गतिविधि, द्विपक्षीय या बहुपक्षीय गतिविधि, सहयोग अथवा संघर्ष पर आधारित तमाम गतिविधियों को हम राजनीति की संज्ञा देंगे। स्पष्ट है कि राजनीति जो व्यापक गतिविधि का नाम है। मैंने बहुत ब्रीफ में आपको बताया कि राजनीति विज्ञान का केंद्रीय विषय राजनीति है, लेकिन सबसे विवादास्पद विषय है। भले ही आम लोगों के बीच यह राजनीति सामान्य सा विषय है। फिर मैंने बताया कि राजनीति के अर्थ 4 बताए जाते हैं। पहले सामान्य अर्थ, यूनानी अर्थ, उदारवादी अर्थ, मार्क्सवादी अर्थ। उदारवादी अर्थ कई प्रकार के हैं, मार्क्सवादी अर्थ कई प्रकार के हैं। मैं समान रूप में सबको बताया। मैंने 4 अर्थ बताया। समान रूप में मैंने कहा कि राजनीति धोखा बेईमानी का नाम है। यूनानी अर्थ में कहा कि यह राज्य और सरकार की गतिविधि का नाम है।
उदारवादी अर्थ में मैंने कहा कि समाज में जो किसी भी रूप में समस्याएं होती हैं उन समस्याओं का शांतिपूर्ण राज द्वारा समाधान करने की नीति राजनीति है। मार्क्सवादी संदर्भ में मैंने कहा कि राज अमीरों के हित में और गरीबों के विरोध में जो काम करती है वह राजनीति है। लेकिन चारों अर्थ का मैंने खंडन किया। थोड़ी थोड़ी अच्छाई, सच्चाई, सत्यता सब में है, लेकिन अंतिम रूप में सत्य कोई नहीं है। इसलिए अंतिम रूप में मैं अपने तरफ से विभिन्न समसामयिक विद्वानों की बातों को समझते हुए कहा कि राजनीति एक सार्वभौमिक, व्यापक, मौलिक, मानवीय, बौद्धिक, द्विपक्षीय, बहुपक्षीय गतिविधि है जिसमें स्वार्थ, सहयोग, संघर्ष होता है और प्रत्येक पक्ष अपने अपने इंटरेस्ट के लिए काम करता है। जब दो व्यक्तियों के बीच में अपने अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए अंतःक्रिया होती है तो उसे व्यक्तिगत राजनीति, दो या दो से अधिक जातियों के बीच में अपने अपने जातीय हित की पूर्ति के लिए सहयोग, संघर्ष, संधि, समझौता होती है तो उसे जातीय राजनीति, या दो से अधिक विश्व के देशों के बीच में जब अपने अपने राष्ट्रीय हित की पूर्ति के लिए सहयोग, संघर्ष, संधि, समझौता इत्यादि होता है तो उसे हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहेंगे। राजनीति के परिप्रेक्ष्य बदलेंगे, नाम बदलेंगे, लेकिन मौलिक गतिविधियां जो मानवीय है, बौद्धिक है, व्यापक है, द्विपक्षीय या बहुपक्षीय है, जिसमें सहयोग, संघर्ष हो सकता है और अंतःक्रिया होगा, यह मौलिकता राजनीति में हर जगह होंगी। यही राजनीति की परिभाषा है। मैंने अपनी ज्ञान की सीमा में और अध्ययन में बिल्कुल पहला हमने यह वीडियो परिचय के बाद आपको दिया है और राजनीति का अर्थ बताया है। मेरे विद्यार्थियों, जब राजनीति का उदारवादी सिद्धांत पढ़ेंगे, जब आप राजनीति के मार्क्सवादी सिद्धांत पढ़ेंगे तो उस उदारवादी और मार्क्सवादी के अलग अलग आयाम है, अलग अलग पक्ष हैं, उनका हम लोग विश्लेषण करेंगे, अध्ययन करेंगे। अभी तो मैंने सामान्य रूप में आपको जानकारी दिया और मैं छोटी छोटी बातों से आपको आगे की ओर लेकर चलूंगा। यदि जटिल बातों का या डेविड स्टर्न के मूल्यों के आधिकारिक आवंटन, ऑथोरिटेटिव एलोकेशन ऑफ द वैल्यूज की अभी मैं चर्चा करने लगूंगा तो आपकी रुचि कम होगी। इसीलिए मैं अभी सामान्य से विशेष की ओर यानी छोटी छोटी बातों को बताते हुए राजनीति विज्ञान में या लोक प्रशासन में आगे बढ़ूंगा। आज यहीं तक, थैंक यू। फिर दूसरा वीडियो में दूसरे विषयों पर मैं आपको दूंगा, पूर्व सूचना भी दूंगा। अभी आपको यही मैं दे रहा हूं। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।